आज का जो टॉपिक है वो मानव भूगोल के अंतर्गत हमें प्रजातियों एवं जनजातियों के बारे में पढ़ना है। रेसेस एंड ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि प्रजातियां क्या होती हैं, जनजातियां क्या होती हैं। प्रजातियों जनजातियों के बारे में तो अधिकांशतः आपने पढ़ा ही। प्रजातियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये ऐसे विशेष मानव वर्ग के अंतर्गत आते हैं जिसमें व्यक्ति की शारीरिक बनावट देखी जाती है। क्यों? शारीरिक संरचना कैसी होती है। प्रजातियों को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम व्यक्ति के शारीरिक अध्ययन, ठीक है, शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तथा व्यक्ति का जो वाय स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है कि उसके बालों का रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, ठीक है, शरीर का आकार कैसा है, रंग कैसा है, ठीक है, ओठ की बनावट कैसी है, ओठ की मतलब मोटाई हो गई, आंखों की बनावट कैसी है। इस आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं इसी को हम प्रजाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजाति। तो प्रजाति के अंतर्गत ऐसे विशेष मानव वर्ग आते हैं जिसमें वर्ग विशेष के सभी मनुष्यों की शारीरिक संरचना होती है। क्या होती है? शारीरिक संरचना की मतलब प्रजातियां उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर हम अध्ययन जो करते हैं तो शारीरिक संरचना का करते हैं, दूसरा वाय लक्षण का करते हैं। वाय लक्षण में चाहे वो बालों की बनावट हो जाए, ओठों की मोटाई, इसमें लिखते हैं ओठों की मोटाई, आंखों की बनावट और बालों का प्रकृति। बालों की प्रकृति में बाल कैसे घुंघराले हैं या लहरदार है, ठीक है, उसके आधार पे, और तथा रक्त वर्ग, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होता है उसके आधार पे जो है इनको प्रजाति कहा गया है। क्या बोलते हैं इसको? प्रजाति का मतलब रेसेस बोला जाता है। तो प्रजाति की जो डिफिनेशन बनती है ऐसे मानव वर्ग से बनती है जिसके अंतर्गत सभी मनुष्यों के शारीरिक संरचना तथा वाय लक्षण में चाहे वो आंखों की बनावट हो, ओठों की मोटाई हो, चाहे बालों की प्रकृति हो और रक्त वर्ग, इन सब चीज का अध्ययन करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्रजातियां कहा जाता है। दूसरा आपका जनजाति, ठीक है। जनजाति वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है, हमारे संविधान में जनजातियों का जैसे कोई डिफिनेशन नहीं दी गई, परिभाषा नहीं दी गई, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जनजाति वर्ड का उल्लेख हमारे संविधान में है कि नहीं है, जनजाति मतलब परिभाषित है कि नहीं है। तो जनजाति शब्द जो है परिभाषित नहीं है हमारे संविधान में। आर्टिकल 342 में इसका उल्लेख किया गया। कौन से आर्टिकल में किया गया? 342। आर्टिकल 342 में जनजाति शब्द का उल्लेख किया गया है, जहां पर इनको जो है क्या बोलते हैं, हाँ, जनजातियों के नाम से इनको संबोधित किया गया है आर्टिकल 342 के अंतर्गत, ठीक है। जबकि इनकी परिभाषा नहीं दी गई, ठीक है, यानी उसको परिभाषित नहीं किया गया। एग्जाम में पूछा था क्या जनजाति शब्द को परिभाषित किया गया संविधान में, तो परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। जनजाति के अंतर्गत ऐसे विभिन्न लोग, ठीक है, जो धार्मिक, भाषाई और निर्जाति समूहों से संबंध रखते हैं। किससे इनका संबंध जो होता है, इनका रिलेशन जो होता है एक दूसरे के मध्य में कैसे कैसे होता है? धार्मिक होता है, वो या तो धर्म के आधार पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, या निर्जाति समूह मतलब जंगलों में जो निवास करते हैं उस आधार पे देखा जाए तो इनको जो है जनजाति समूह के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। वो धार्मिक आधार पे हो, चाहे भाषाई आधार पे, चाहे निर्जाति समूह के आधार पे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं? जनजाति समूह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो जीवन शैली होती है, जो लाइफ स्टाइल है इनका, और व्यवसाय से, प्रकृति से इनका सीधा संबंध होता है। जनरली ये लोग जो होते हैं, जैसे आप झूम कृषि पढ़े होंगे, तो जितने भी जनजाति समुदाय होती हैं वो मुख्यतः कृषि के लिए झूम कृषि का इस्तेमाल करती है, ठीक है, स्लैश एंड बर्ड एग्रीकल्चर का प्रयोग करती हैं वो, ठीक। और इनका प्रकृति के साथ हमेशा सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। जो जनजातियां होती हैं इनका संबंध हमेशा प्रकृति के साथ होता है और सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। और ये जंगलों में ही निवास करती है। अधिकांशतः देखा जाए तो कहाँ पे निवास करती हैं? जंगलों में ही निवास करती हैं जो जनजातियां होती हैं। इसीलिए बोला गया कि इनकी जीवन शैली और व्यवसाय जो होता है सीधा और घनिष्ठ संबंध रखता है। किससे रखता है? प्रकृति के साथ रखता है। यानी प्रकृति के साथ जंगलों में ही निवास करते हैं अधिकांशतः देखा जाए। जनजाति शब्द जो है वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया था। किसके लिए इस्तेमाल किया था? भारत के जो आदिवासी होते हैं उन्हीं के लिए जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में जनजाति शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वो आदिवासियों के लिए ही किया जाता है। और आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया है? एक ठप्पा करके व्यक्ति है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है ठक्कर बापा, ठीक है। ठक्कर बापा ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। क्या नाम है? ठक्कर बापा, ठीक है। ठक्कर बापा जो होते हैं सर्वप्रथम आदिवासियों जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका जनजाति जो है, जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ठक्कर बापा। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ठक्कर बापा, आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नाम क्या है? ठक्कर बापा।
अब एक व्यक्ति होते हैं बीएस गुहा करके, ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, बीएस गुहा। इन्होंने जो मानव प्रजाति जो रेशेस है उनको 6 वर्ग में विभाजित किया। कितने वर्ग में विभाजित किया, 6 वर्गों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत आपका सबसे पहले आता है निग्रो निग्रेटो जिसको बोलते हैं, कौन सा है, निग्रे एंड निग्रेटो है। दूसरे नंबर पे आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आता है, फिर मंगोलाइड है, भूमध्यसागरीय है, चौड़े सिर वाले या लघु शीर्ष इसको बोलते हैं, और आपका पांचवा छठा जो है नार्डिक है, ठीक है। इसमें से हम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्यसागरीय प्रजातियों को देखा जाए तो भारत में अगर जो आपका हड़प्पा काल होता है उस टाइम में 2 प्रजातियां थी, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्यसागरीय, ठीक है। मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्यसागरीय प्रजातियों से ही हुआ है। तो आप पढ़ते हैं भूमध्यसागरीय प्रजातियां जो है हड़प्पा काल के टाइम में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें कौन सी प्रजातियां थी, अधिकांशतः भूमध्यसागरीय, बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है अधिकांशतः भूमध्यसागरीय प्रजातियों से मतलब संपन्न था, ठीक। अब इसमें इनका क्रम भी याद रखना है कि सबसे पहले निग्रो या निग्रेटो का है, फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, फिर मंगोलाइड है, भूमध्यसागरीय, चौड़े सिर वाले और लघु शीर्ष वाले, इसके बाद जो आपका नार्डिक है, ठीक है, नार्डिक के अंतर्गत आता है। अब मानव प्रजातियों को टोटल कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक। और जैसे आपका निग्रो एंड निग्रेटो होता है भारत के कुछ राज्यों का, अधिकांशतः कई राज्यों में पाए जाते हैं, तो उसमें से कुछ लिखा गया है, जिसमें आपका अंडमान निकोबार है, मध्य प्रदेश उसके आसपास जो भी है, एक तो अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, समथिंग कुछ राज्यों में कर्नाटका, ठीक है, इन राज्यों में पाया जाता है। दूसरा आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड याद रखना, ये दक्षिण भारत, मध्य दक्षिण भारत में होता है, तो ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि जो आपका मंगोलाइड होता है, नहीं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होता है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, दक्षिण भारत में, मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, भारत के मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तीसरा आपका जो है मंगोलाइड है, ठीक है, कौन सा है, मंगोलाइड लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारत में अगर इसका लोकेशन पता रहेगा तो आप जनजातियों के बारे में बता सकते हैं कि कौन सी जनजाति मंगोलाइड है या कौन सी ऑस्ट्रेलाइड है, तो लोकेशन जरूरी है, ठीक। तो भारत के मैप में देखेंगे तो आपका लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड वगैरह क्षेत्र है ऊपर वाला, ठीक है, वहां पे पाया जाता है मंगोलाइड, ठीक है। चाहे उसमें लद्दाख हो, ऊपर सिक्किम में जाएंगे, चाहे अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां होंगी वो सभी कौन सी आती है, मंगोलाइड है। जबकि ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत कौन से क्षेत्र में आता है, मध्य और दक्षिण भारत की जो जनजातियां होती हैं वो ऑस्ट्रेलाइड होती है, ठीक है, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड उसको हम बोलते हैं। तीसरा आपका है भूमध्यसागरीय जो होंगे मुख्यतः एक तरह से आप देख सकते हैं भूमध्यसागर के समीप जो भूमध्यरेखीय प्रदेश जो होते हैं, भूमध्य रेखा उसके समीप देखेंगे तो आपका दक्षिण भारत आता है, क्या आता है, दक्षिण भारत, इसको हम बोलते हैं आपका दक्षिण भारत, भूमध्य रेखा में अगर दक्षिण भारत आएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, कौन सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है। फिर राजस्थान है, सिंध, पंजाब, तो पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ये भूमध्यसागरीय प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक। इनका लोकेशन थोड़ा याद रखना, जिसमें आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का थोड़ा याद रखना है, मंगोलाइड भी आपको याद रखना और भूमध्यसागरीय, ये 3 कम से कम तो याद रखना, ठीक है, कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, मिनिमम इनका लोकेशन पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, प्रजाति समूह है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भूमध्यसागरीय, ठीक है। और जो आपका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है उस समय भी कौन से प्रजाति समूह के बारे में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती थी, भूमध्यसागरीय प्रजाति समूह ही पाई जाती थी। उस टाइम में प्रजाति समूह को देखा जाए हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में 4 ही पढ़ते हैं, तो निग्रो है, ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है और भूमध्यसागरीय, ये निग्रो नहीं पढ़ते, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्यसागरीय और नॉर्डिक, इन 4 के बारे में पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां थी। कितने प्रकार की है, हड़प्पा सभ्यता के समय में 4 प्रकार की मुख्य रूप से प्रजातियां बताई गई, लेकिन बीएस गुहा व्यक्ति हैं उन्होंने प्रजातियों को 6 वर्गों में बांटा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में या भारत की सामान्यता देखा जाए प्रजातियों की संख्या जो है मुख्यतः कौन सी 4 है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्यसागरीय और नॉर्डिक। इसके अलावा 2 और जो पार्ट बांटे गए हैं वो बीएस गुहा के द्वारा बांटा गया, ठीक है, मतलब टोटल इनके द्वारा 6 बताए गए हैं कि 6 प्रजातियां भारत में पाई जाती है, ठीक। अगला जो आपका चौड़े सिर वाले या लघु शीर्ष वाले, जिसमें सिंध है, गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, मतलब ये लोकेशन वही पास में ही सब है, महाराष्ट्र के बगल में गुजरात और सिंध, ये तीनों एक पास में, और आंध्र और तेलंगाना एक पास में। तो इस वाले लोकेशन में जो पाया जाता है यहाँ पे चौड़े सिर वाले या लघु शीर्ष इनको बोला जाता है, ठीक है। ये प्रजातियों का एक डिफाइन किया गया है, उनका भी क्वालिटी बताऊंगा कौन कैसा होता है। इसके बाद जो है नार्डिक आता है, नार्डिक जो आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,
नार्डिक कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाले क्षेत्र में नार्डिक निवास करते हैं। ठीक है, इसमें आप स्टार्टिंग में ध्यान रखना, प्रजातियों के अंतर्गत शारीरिक संरचना और वाय लक्षण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शारीरिक संरचना और वाय लक्षण का अध्ययन किया जाता है। जबकि जनजातियां जो होती हैं वो किसी भाषाई, धार्मिक और नृजाति समूह से संबंध रखती हैं और इनका संबंध जो होता है व्यवसाय के आधार पर देखा जाए तो मुख्यतः किससे, तो प्रकृति पर निर्भर करता है या प्रकृति के साथ इनका संबंध घनिष्ठ होता है। कैसा होता है? घनिष्ठ होता है। और जो जनजाति वर्ड का उल्लेख किया गया आर्टिकल 342 में किया गया। कहाँ पे किया गया? आर्टिकल 342 में किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। और जनजाति शब्द को हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद बीएस गुहा एक व्यक्ति होते हैं जो मानव प्रजातियों को 6 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें आपका आता है निग्रो या निग्रेटो जिसको बोलते हैं, दूसरे नंबर आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, फिर मंगोलाइड है, चौथे नंबर भूमध्यसागरीय है, फिर चौड़े सिर वाली एलोचेस जिसको बोलते हैं, और लास्ट होता है आपका कौन है? नॉर्डिक है। ठीक है, जिसमें आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो है वो मध्य और दक्षिण भारत में है। दूसरा आपका मंगोलाइड है। मंगोलाइड जो आपका उत्तर पूर्व या हिमालय क्षेत्र में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, और इसके अलावा भी और राज्य है जो हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, कुछ लिखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके आपका भूमध्यसागरीय में पंजाब है, राजस्थान है, सिंध है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, इसको मतलब एक बार नोट हो गया। देखो निग्रेटो जो निग्रो और निग्रेटो होते हैं, इनके बाल कैसे होते हैं? थोड़ा घुंघराले होते हैं। कैसे होते हैं? बाल इनके जो होते हैं घुंघराले बाल होते हैं। निग्रो और निग्रेटो वाले जो प्रजातियां होती हैं भारत में या निवास करती हैं या पूरे विश्व में देखा जाए, इनके बाल जो होते हैं वो घुंघराले बाल होते हैं। जो भी घुंघराले बाल वाले हैं उनको समझना वो निग्रेटो है। ठीक है, तो और इसके अलावा इनकी जो नाक होती है वो चौड़ी होती है और समतल होती है। नाक कैसी होती है? नाक चौड़ी होती है और समतल। ठीक है, और इनके बाल घुंघराले होते हैं। ये कम से कम 2 पॉइंट तो याद रखना। और त्वचा का रंग जो होता है वो काला होता है। रंग कैसा है? काला है। इसको लिखते रहना, निग्रो और निग्रेटो अलग से डालो। निग्रो लिखना, निग्रो। निग्रो के बारे में लिखना, बाल घुंघराले। ठीक है, निग्रो क्या है? बाल कैसे होते हैं निग्रो के? घुंघराले होते हैं। नाक जो होती है वो चौड़ी और समतल होती है। रंग काला होता है। कद जो होता है इनका वो नाटा होता है। कद कैसा होता है इनका? नाटा। लगभग 105 सेंटीमीटर के होता है, मतलब लगभग 3.5 से 4 फुट। ठीक है, लगभग कितने सेंटीमीटर के होते हैं? 105 सेंटीमीटर के होते हैं। ये नोट कर लेना। ठीक है, मान लो विशेषता लिख के कभी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो निग्रो लोग बाल घुंघराले, रंग काला, हाइट जो होती है इनकी नाटे होती है यानी 105 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नाक जो होती है चपटी और समतल होती है। ठीक है, इतना याद रखना। और अगला प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड दूसरा कौन सा है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के जो बाल होते हैं वो लहरदार होते हैं। कैसे होते हैं? लहरदार बाल होते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के जो बाल हैं वो लहरदार हैं। नाक जो होती है इनकी चौड़ी और चपटी होती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के जो बाल होते हैं वो लहरदार है। नाक जो होती है वो चौड़ी और चपटी होती है और सामने की तरफ झुकी हुई होती है। ठीक है, या नीचे की तरफ दबी हुई होती है, बोल सकते हैं ऐसे। झुकी मतलब दबी हुई होती है, नीचे की तरफ क्या है? दबी हुई होती है। ठीक, और जो बाकी लक्षण होते हैं इनके निग्रो के समान में होते हैं। ठीक है, और मिलते जुलते लक्षण होते हैं निग्रो के। तो बाल इनके लहरदार होंगे, घुंघराले नहीं होंगे। ठीक है, और नाक की स्थिति लगभग वही है, बट आगे की तरफ क्या है? झुकी हुई होती है, यानी नीचे की तरफ जो होती है झुकी हुई होती है। अगला जो है मंगोलाइड है। मंगोलाइड के बारे में सुनिए। इनके शरीर और चेहरे पे बाल कम होते हैं मंगोलाइड में। शरीर और चेहरे पे जो बाल होते हैं वो कम होते हैं। शरीर और चेहरे पे बाल कम होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, सपाट चेहरा। चेहरा कैसा होता है? एकदम सपाट होता है।
ठीक है, चेहरा सपाट होता है, गालों की हड्डियां जो होती है बाहर उभरी हुई होती है, गालों की हड्डियां जो है वो बाहर उभरी हुई होती है। ये सब आपसे एग्जाम में फैक्चुअल नहीं बनेगा, बट लोगों को देख के आप पहचान सको ये कुछ क्वालिटी है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि इनके बालों का रंग कैसा होता है, बाल कैसे होते हैं, नाक कैसी होती है, हाइट कितना होता है, ये सब नहीं पूछाते, बट आप व्यक्ति को देख के मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये निग्रो है, ऑस्ट्रेलाइड है, मंगोलाइड है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। ठीक, इसके अलावा आंखें जो होती है तिरछी होती है और अध खुली होती है, मतलब आंखें जो होती है वो तिरछी होती हैं और आधी खुली हुई होती है, अध खुली होती है। आंखें कैसी होती है? तिरछी और अध खुली हुई, मतलब बंदी रहती है। ठीक है, और इनका रंग जो होता है पीले रंग का होता है, तो ये याद रखना। मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, सॉरी मंगोलाइड लिखना, मंगोलाइड जो होते हैं उनका रंग जो होता है कैसा होता है? पीले रंग का होता है, रंग पीला होता है। कद जो होता है इनका मध्यम आकार का होता है, कद जो है मध्यम एवरेज वाले होते हैं। रंग इनका पीला होता है, काला नहीं होता। मान लो ये पूछा जा सकता है कि इनका रंग काला होता है, तो इसे आप गलत कर देंगे। ठीक है, इनका रंग कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, और गालों की हड्डियां जो होती है बाहर की तरफ निकली होती है, चेहरा सपाट होता है। अगला है आपका भूमध्य सागरी। भूमध्य सागरी, इनका रंग भूरा होता है, रंग भूरा होता है। शरीर और चेहरे पे बाल कम होते हैं, शरीर और चेहरे पे बाल का क्या होते हैं? कम होते हैं। शरीर और चेहरे पे बाल कम होते हैं, रंग भूरा होता है। नाक पतली होती है और उभरी हुई होती है। नाक कैसी होती है इनकी? पतली और उभरी हुई होती है। नाक पतली और उभरी हुई होती है। आंखें बड़ी और खुली होती हैं, जिनकी भी आंखें बड़ी है सब किस में जाएंगे? भूमध्य सागरी में जाएंगे। ठीक, अब चौड़े सिर वाले देखें, लघु शीर्ष वाले जो होते हैं, इनका सर जो होता है चौड़ा होता है। ठीक है, लघु शीर्ष वाले जो होते हैं या चौड़े सिर वाले पाश्चात्य जिसको बोलते हैं, उनके सिर जो होता है तो कैसा होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा सिर होता है। चेहरा इनका गोल होता है, लघु शीर्ष मतलब चेहरा गोल होता है और सिर जो होता है वो चौड़ा होता है। रंग गोरा होता है, रंग गोरा, चौड़ा सिर, ठीक, गोल चेहरा और नाक लंबी एवं उभरी हुई। नाक लंबी होती है और उभरी हुई होती है, मतलब बाहर की तरफ। लास्ट आपका नॉर्डिक। नॉर्डिक का जो सिर होता है वो लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा होता है, और ये सिर मतलब लंबा, और नाक जो होता है इनका सुविकसित होता है। नाक जो होता है कैसा होता है? सुविकसित होता है। नॉर्डिक का नाक जो होती है सुविकसित होती है। और रंग इनका रंग जो होता है इनका साफ होता है। रंग कैसा है? साफ होता है एकदम, मतलब समझ लो भूरा से थोड़ा ज्यादा गोरा और एकदम व्हाइट से थोड़ा कम। ठीक है, और शरीर जो होता है इनका सुगठित होता है, अच्छा होता है। अगला जो आपका जनजाति समूह के बारे में पढ़ना है, ये प्रजातियां थी। ठीक है, अब टोटल क्या पढ़ना? जनजातियों के बारे में पढ़ना है कि जनजातियां कैसे होती हैं। ठीक है, जनजातियों की डेफिनेशन स्टार्टिंग पढ़ लिया कि ये सभी जनजातियां जो होती हैं वो कैसे धार्मिक, भाषाई और निर्जाति समूह के आधार पर एक दूसरे से संबंध रखती हैं, और ये प्रकृति के साथ इनका व्यवसाय हो, चाहे जीवन शैली की बात करें, चाहे इनके जीवन शैली की बात करें या व्यवसाय की बात करें, ये एक दूसरे से घनिष्ठ प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखती है। कैसे संबंध रखती है? प्रकृति के साथ जो है इनका घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक, और भारत में देखा जाए आदिवासियों की जनसंख्या जो है विश्व में सबसे ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों या जनजातियों की देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पर रहती है? भारत में ही निवास करती हैं। भारत की जनजातियां विश्व में सबसे ज्यादा, मतलब भारत की जनजातियों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत जो है विश्व में सबसे ज्यादा, मतलब सर्वप्रथम आता है। सबसे पहले नंबर पर कौन है? भारत है, उनकी संख्या के आधार पर देखा जाए।
कुछ इनके मानक है, जैसे कुछ किन किन कारकों के आधार पर कौन सी जातियों को कब शामिल किया जाएगा जनजातियों के अंतर्गत, किन्हें जनजातियों में नहीं रखा जाएगा, उसके कुछ मानक दिए गए हैं, जिसको अगर जो जो इन मानकों को फॉलो करता है उन सभी को जो है जनजातियों की श्रेणी में डाला जाता है, मतलब एसटी में डाला जाता है, शेड्यूल ट्राइब में। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब में जाने के बाद उसके बहुत सारे रिजर्वेशन मिलते हैं, तो हर कोई चाहता है उसे शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए जिससे रिजर्वेशन का फायदा मिले। तो एक तो उनका क्या है, भौगोलिक एकीकरण। भौगोलिक एकीकरण का मतलब किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाली एक समूह में एक साथ रहने वाली जनजातियों को हम क्या बोलते हैं, एकीकृत या बोलते हैं एकीकरण बोलते हैं उसी को, तो उसी को बोलते हैं भौगोलिक एकीकरण के आधार पे किसी भी जाति को हम भारत के जनजाति समूह में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, भौगोलिक एकीकरण होना चाहिए। उसके अलावा जो है विशिष्ट संस्कृति, कोई ऐसी संस्कृति जो विशिष्ट हो, सबसे अलग हो, बाकी सभी संस्कृतियों से वो संस्कृति अलग होनी चाहिए, ये भी एक मापदंड है उसको जनजाति समूह में शामिल करने। भौगोलिक एकीकरण, विशिष्ट संस्कृति। तीसरा जो आपका पिछड़ापन, मतलब वो जनजाति समूह या वो जातियां जो बहुत पिछड़ी हुई है या भारत के विकास के साथ उनका विकास नहीं हुआ है। ठीक है, भारत का विकास जिस क्रम में आगे बढ़ रहा है उस आधार पर देखा है तो वो बाकी जातियां जो बची हुई हैं वो उनका विकास काफी मतलब सबसे कम हुआ है, तो उस आधार पर पिछड़ेपन के आधार पर भी हम उनको जनजाति समूह में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी जातियां जो पिछड़ेपन के आधार पे चाहे विशिष्ट संस्कृति हो या भौगोलिक एकीकरण, ये तीन मानक हुए। चौथा है आपका संकुचित स्वभाव, उनका स्वभाव जो हो संकुचित हो। संकुचित का मतलब ये है कि जैसे वो लोगों के बीच में जाना पसंद कम करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जैसे कि ग्रुप से थोड़ा बाहर रहते हैं, अकेले में रहते हैं, तो ऐसी जातियां जो अपने देश की या समाज के साथ मिलने वाली घुल मिलकर साथ में नहीं रहती हैं, वो अलग जीवन यापन करती है, जंगलों में निवास करती हैं, उसी उनको बोला गया संकुचित स्वभाव की होती है। वो एक दूसरे से वार्तालाप करना या एक दूसरे से संबंध स्थापित करना नहीं करते, जनरली एक साथ ही रहते हैं और वो जंगलों में निवास करते हैं। तो यहाँ उनका जो विचार स्वभाव होता है कैसा होता है, वो संकुचित होता है। और तीसरा जो आदिम जाति के लक्षण होते हैं, मतलब उसमें पुराने लक्षण दिखाई देते हैं जो परिवर्तन समय के साथ जैसे विकास होता है मनुष्य में, उनके लाइफ स्टाइल में, उनके व्यवहार में, वो उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है और वो पुरानी ही सभ्यताओं को या परंपराओं को फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ 5 लक्षण दिए गए हैं जिनके आधार पर किसी भी जाति को जनजाति समूह में शामिल किया जाता है। ठीक है, कोई भी जाति जनजाति में शामिल करने के कितने लक्षण बताए गए, 5। तो ये 5 लक्षण आप याद रखना, मेंस में लिखने में काम आता है। किन किन जाति किन किन कारणों के या मापदंडों के आधार पर किसी भी जाति को जनजाति समूह में शामिल करते हैं। उसका पहला कारण आपका क्या है, भौगोलिक एकीकरण होना चाहिए। दूसरा विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। तीसरा जो है आपका क्या है, आदिम, एक तो आपका आदिम, ठीक है, आदिम जीवन को व्यतीत करते हो। ठीक है, जो लास्ट में लिखा आदिम जाति के लक्षण होने चाहिए और वो संकुचित स्वभाव के होने चाहिए। कैसा उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, संकुचित होना चाहिए। और जो है एक तो पिछड़ेपन के आधार पे भी हम उनको जनजाति समूह में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 लक्षण याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप मेंस में लिखने में, मतलब आंसर राइटिंग में जनजाति समूह के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप ये लिख सकते हैं, उधर जो डेफिनेशन लिखी गई है और ये। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 342 में इसका उल्लेख किया गया, ये भी आप भूमिका में दिखा सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम दिखा सकते हैं कि इनका जनजातियों का उल्लेख जो किया गया है आर्टिकल नंबर 342 में किया गया है। और 342 में भले किया गया लेकिन जनजाति शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, इनका परिभाषा हमारे संविधान में नहीं बताया गया। ठीक है, कि जनजाति शब्द की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यानी आर्टिकल 342 में इनका उल्लेख है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जनजातियों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो 342 में किया गया है। जबकि अनुसूचित और नियम किस नाम से जानते हैं, अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं। ये भी थोड़ा याद रखना कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में इनको हम वर्गीकृत करते हैं। अनुसूचित जनजातियों को क्या लिखते हैं, अनुसूचित जाति जनजातियां बोलते हैं, अनुसूचित जातियों के नाम से जानते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो उल्लेख किया गया है, अगर अनुसूची देखा जाए, शेड्यूल से देखा जाए, ठीक है, शेड्यूल्स में देखा है तो अनुसूची नंबर 5 और 6 में दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में जो है इनका उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 में जो राज्य हैं, ठीक है, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। इनके जनजाति समूह को छोड़ के बाकी जो अन्य जनजातियां होती हैं उनको अनुसूची नंबर 5 में रखा गया है। किसमें रखा गया है, अनुसूची नंबर 5 में रखा गया है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में किया गया है, शेड्यूल नंबर 6 में किया गया है। शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम का उल्लेख जो है अनुसूची नंबर 6 में। इनके चाहे प्रशासन से संबंधित कार्य हो, चाहे इनके विकास से संबंधित कार्य हो, उसका उल्लेख
अनुसूची 6 में किया गया। कौन कौन से राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी बचे हुए राज्यों के प्रशासन या उनके विकास से संबंधित कार्यों का उल्लेख जो है आर्टिकल शेड्यूल नंबर किसमें किया गया है? 5 में किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, जितने भी जनजातीय समूह या जनजातियां होती हैं उनसे संबंधित कुछ मतलब राज्यों के आधार पर अगर डिवाइड किया जाए तो अनुसूचित जनजातियों में 4 राज्यों का उल्लेख अनुसूची नंबर 6 में किया गया है। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है अरेंज करने के लिए। कौन कौन से? एक तो 5वें शेड्यूल में है, ठीक है, और 6ठे शेड्यूल में। 6ठे शेड्यूल में जो होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आता है। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको एमटीएम बोलते हैं। ठीक है, ये 4 राज्यों के प्रशासन से संबंधित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है 6th शेड्यूल में। इन 4 राज्यों की जनजातियां जैसे बोडोलैंड वगैरह जो होती हैं, ठीक है, उन सबका उल्लेख 6th वाले में किया गया। चाहे गारो, खासी, जैंतियों की बात करें, ठीक है, अनुसूचियां जो जनजातियां हैं। बाकी इन चारों के अलावा जो बचे हुए राज्य हैं उनके जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य है या नियम संबंधी जो भी अधिनियम वगैरह लाए जाते हैं वो सब किसमें लाए जाते हैं? अनुसूची नंबर 5 में लाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, 6 में कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और बाकी जितने बचेंगे टोटल 10 में चल रहा है, मतलब 5 में चल रहा है। अब शेड्यूल नंबर 5। इसके अलावा जैसे आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे याद रखना। आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है जनजाति शब्द के स्थान पे किया जाता है। ठीक है, जनजाति शब्द के स्थान में हम आदिवासी शब्द का प्रयोग मुख्यतः हम जनजातियों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जनजातियों के लिए करते हैं। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ठक्कर बापा ने किया है। इनका नाम याद रखना कि आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ठक्कर बापा। यहाँ पे एक व्यक्ति का और नाम पढ़े थे, BS गुहा करके, जिन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण 6 भागों में किया था। ठीक है, यहाँ पे 2 नाम मिले हैं आपको, इनको थोड़ा याद रखना। ठीक है, इसका मतलब जैसे भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजातियां पाई नहीं जाती है, ठीक है, या जनजातियां निवास नहीं करती हैं। जो आपका विकसित क्षेत्र आएगा जनजातियां वहाँ पे मुख्यतः नहीं पाई जाती। ठीक है, जहाँ पे आप विकसित क्षेत्र देखते हैं जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली के आसपास में पंजाब, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी और कौन सा? अंडमान। हाँ, बस इतना बहुत है। चंडीगढ़ ले लें। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों पास में ही है, एक ही है। ठीक है, इनका विभाजन 1966 में हुआ था, 1966 में पंजाब का विभाजन, उसके बाद बनते हैं लोग। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ पास में है। उसी के बगल में आपको दिल्ली दिखाई देता है। तो ये क्रम से याद कर सकते हैं कि दिल्ली के आसपास में वाले क्षेत्र जो है वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा जो आपका पुडुचेरी में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसको याद रखना कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ST नहीं पाई जाती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो वे क्षेत्र हैं आपके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। यहाँ पे जनजातियां निवास नहीं करती हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजातियां निवास नहीं करती। कोई बताए उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पे जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? अयोध्या और जालौन। अयोध्या और जालौन में देखते हैं तो कोई भी जनजातियां जो होती निवास नहीं करती हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आधार मतलब देखा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है आपके अयोध्या में और 2011 की जनगणना के आधार पे यहाँ पे कोई भी जनजातियां नहीं पाई जाती। अयोध्या और जालौन, क्योंकि भारत में ये राज्य, ठीक है, मतलब ये क्षेत्र आते हैं, राज्य और कुछ यूटी है। इसके अलावा भारतीय जनजाति जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए, ठीक है, 2011 में जनगणना हुई थी। अच्छा, 2011 की जब जनगणना हुई थी उसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पे, सामाजिक और पिछड़ेपन के आधार पे भी वो किया गया था, आपका जनगणना सेंसस करवाया गया था। किंतु SC और ST के ही आंकड़े दिए गए थे, OBC वगैरह के आंकड़े नहीं दिए गए थे। इस बार फिर जाति जनगणना कराई जाने की बात की गई है कि 2027 में जो होने वाली जाति जनगणना है उसमें OBC, SC, ST सबका जो है आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे, जाति जनगणना कराई जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारत की जो जाति जनगणना कराई गई थी वो 1931 में कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1931 में कराई गई थी। किंतु आज़ादी के बाद जाति जनगणना जो कराई गई वो 2011 में कराई गई, किंतु उसके आंकड़े जो है वो प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ठीक है, जाति जनगणना के आंकड़े जो है 2011 में कराए तो प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जाति जनगणना कराई गई थी जिसमें SC और ST के ही आंकड़े से प्रस्तुत किए गए थे। और यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है? ST के बारे में पढ़ना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या देखी जाए तो टोटल कितनी है? 10.42। तो आप 10 करोड़ 42 लाख मतलब आप पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में इतना ही याद रखना बहुत है। ठीक है, 10.42, ठीक है, 10.42 और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 8.6% है। कितना है? 8.6% है। और 8.6 इनकी क्या है जनगणना के आधार पर। और ऐसे ही बिहार का जो क्षेत्रफल है
पूरे भारत के क्षेत्रफल का 8.6% है, ठीक है, सॉरी 2.86 है, 2.86 है। बिहार का कितना है? 2.86% पूरे भारत के क्षेत्रफल का है, ठीक, बिहार। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33, ठीक है, 7.33 जो है उत्तर प्रदेश पूरे भारत के क्षेत्रफल का है, ठीक। और राजस्थान जो है कितना है? 10.41%, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, तो 10.41% के साथ राजस्थान सबसे मतलब प्रथम स्थान पे आता है। और उत्तर प्रदेश का तो कम से कम याद रखो क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम दो उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाता है, 7.33%। और बिहार का वहाँ पे कितना? बिहार का देखा जाए तो कितना है? 2.86%, ठीक है, ये बिहार का है और ये यूपी का है। और वही राजस्थान का कम से कम याद रखो क्षेत्रफल देखेंगे कितना है? 10.41%। प्रतिशत डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल कितना है वो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन कितना प्रतिशत है भारत के क्षेत्रफल में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। किसी भी स्टेट का एग्जाम दोगे, अभी हरियाणा का हुआ था तो उसमें यूपी का पूछ लिया था, ठीक है, यूपी का कितना प्रतिशत है, तो थोड़ा सा यूपी वालों के लिए आसान होता है, जबकि अदर स्टेट वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि लोग नहीं याद करते हैं डेटा। अब एमपी का एग्जाम होगा तो यूपी का पूछ सकते हैं मे बी, तो एमपी वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होगी जो मतलब अदर स्टेट का नहीं पढ़ रहा है। इनकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 10,42,00,000 है, और ये 8.6% है पूरे भारत के जनसंख्या का। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6% है। समूह संख्या देखा है तो जनजातियों की जो समूह है उस आधार पर इनका समूह जो है 705 समूह है। कितने प्रकार के समूह बांटा गया है? 705 समूह है। जनजातियों का समूह देखा है तो टोटल 705 समूह, ठीक। लिंगानुपात कितना है? इनका लिंगानुपात जो है 990, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है एसटी का है, कितना है? 990, जबकि भारत का लिंगानुपात जो है 943 है, 943 है। कितना है? भारत का लिंगानुपात जो होता है वो 943 है, 943 है, ठीक है। और लिंगानुपात के आधार पे देखा है तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो होता है गोवा राज्य का, किसका है? एसटी के आधार पे देखा है, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजातियों का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो होता है गोवा का है। और पूरे भारत में अगर लिंगानुपात को देखा जाए 943 के आधार पे तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो होता है आपका केरल का होता है। किसका होता है? केरल का होता है, फिर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का होता है। और सबसे कम जो लिंगानुपात होता है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का होता है। किसका होता है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर का होता है सबसे कम, ठीक है। लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब के आधार पर देखा है तो सबसे ज्यादा किसका होता है? गोवा का होता है, ठीक है। इसको याद रखना, सबसे कम जो होता है गोवा, मतलब सबसे ज्यादा किसका होता है? गोवा का। मैक्सिमम जो आपका गोवा का है और मिनिमम जो होता है वो जम्मू कश्मीर का है। तो याद रखना, इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो सेक्स रेशियो है वो 990 है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम के साथ आ चुका है कि 990 शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिंगानुपात है, स्टेटमेंट में दिया गया था और डायरेक्ट भी पूछा गया है वन लाइनर में, ठीक है। तो 990 है, गोवा में सबसे ज्यादा है, जबकि जम्मू कश्मीर में क्या है? सबसे कम है। इनकी साक्षरता लगभग कितनी है? 59% के आसपास है। कितने प्रतिशत है? 59% के आसपास इनकी साक्षरता है। तो देख लेना एक बात, पूछेंगे तो नहीं वैसे, बट 60 के आसपास है, इतना आप ऐसे गेस करके आते हैं ना कि 60% जो है लगभग इनकी साक्षरता जो है 60%, जबकि भारत की साक्षरता कितनी है? 73% है। भारत की साक्षरता जो है 73% है, ठीक, 73% है। अब जनजातीय जनसंख्या के आधार पर देखा तो कुछ राज्य दिए गए हैं, अभी पिछले यूपीपीसीएस में पूछा गया था या आईसी वाले में पूछा गया है कि संख्या के आधार पर इनको क्रम से लगाना था, ठीक है, ये आ चुका है, इसको याद रखना। चारों राज्य याद रखना, चारों को अरेंज करने के लिए पूछा गया था, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया, ठीक है। अभी इसी वाले में 2024 वाले के पीसीएस में पूछा गया था कि जनजातीय जनसंख्या देखा जाए तो कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है। जनसंख्या के आधार पर बात कर रहे हैं, प्रतिशत के हिसाब से नहीं, जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है। इस बार हो सकता है प्रतिशत के हिसाब से अरेंज करने के लिए पूछे, ठीक है। पहला तो सभी लोग याद करते हैं, सबसे ज्यादा एसटी जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन उसके आगे वाले भी याद रखने हैं। और प्रतिशत के वाइज सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, अगर राज्यों की बात करें तो वो मिजोरम आता है, लेकिन यूटी की बात करेंगे तो आपका लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप की जो जनजातीय जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से वो 94.8% होती है। कितना है? लगभग लक्षद्वीप का देखते हैं तो 94.8 होता है, मिजोरम का होता है 94.4 होता है। तो ये परसेंटेज जरूरी नहीं है आपके लिए, बट लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा होता है, मिजोरम का दूसरे नंबर पे आता है। अगर मान लो लक्षद्वीप और मिजोरम दोनों ऑप्शन में रहते हैं, फिर अरेंज करना होता है तो लक्षद्वीप पहले आएगा, मिजोरम बाद में आता है, ठीक, ये प्रतिशत के हिसाब से। अब जनजातीय जनसंख्या देखते हैं, सबसे ज्यादा जिसका होता है मध्य प्रदेश का होता है, फिर महाराष्ट्र का होता है। सबसे ज्यादा संख्या के आधार पर देखा सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा, राजस्थान, फिर गुजरात। ऑप्शन में क्या था? उड़ीसा नहीं था, यही 4 राज्य को अरेंज करना था।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को ही अरेंज करने के लिए दिया गया था। तो जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या तो मध्य प्रदेश में होती है, सबको पता रहता है ये तो मध्य प्रदेश का। सेकंड नंबर पे राजस्थान नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा राजस्थान का आता है कि वहाँ पे और जनजाति जैसे मीणा वगैरह होती है, जो कि महाराष्ट्र में बहुत डेवलप दिखते हैं, मुंबई के आधार पे सोचते हैं। तो हम यहाँ पे गलती करते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान में थोड़ा सा, ठीक। तो कि राजस्थान में हो सकता है कि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में हो, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हो जाती है, इसी को आपको बस ध्यान रखना। सबसे ज्यादा संख्या जो होती है एसटी की वो मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका उड़ीसा में, फिर राजस्थान, उसके बाद गुजरात में, ठीक है। ये थोड़ा 4 पर याद रखना, कि पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है आगे फिर से पूछ सकते हैं दोबारा। जबकि यूटी में देखा जाए तो कहाँ पे सबसे ज्यादा दादरा और नगर हवेली में पाई जाती है, ये संख्या के आधार पर, ये जनरली नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ये नहीं आता है कि संख्या के आधार पर दादरा नगर हवेली की सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या, ये नहीं पूछा गया अभी तक। जब भी पूछा गया प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया, संख्या के आधार पर राज्यों का पूछा गया, किसका पूछा गया, राज्यों का पूछा गया, राज्यों का याद रखना, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो होता है वो राज्यों में मिजोरम है, किसका है, राज्यों में मिजोरम नागालैंड का है। लेकिन ओवरऑल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपके लक्षद्वीप को भी काउंट करते हैं, यूटी को भी काउंट किया जाता है। तो मे भी आगे पूछ सकते हैं कि यूटी और राज्यों का मिला के सबसे ज्यादा जो एसटी पाई जाती है वो लक्षद्वीप में पाई जाती है। लक्षद्वीप में 94.8% आपकी एसटी पाई जाती है, कितना है 94.8% होती है। मिजोरम में जो होता है वो 94.4% होता है, 0.4 कम कर दो, ठीक है। 94.8 94.4 होता है, 94.4 और 94.8, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो होती है लक्षद्वीप में होता है, उसके बाद आपका मिजोरम है, फिर नागालैंड और मेघालय, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी आता है, बट आप 4 याद कर लो बहुत है, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 याद कर लो बहुत है। नागर मेघालय के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। सबसे ज्यादा जो है लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, स्टार्टिंग के 3 भी आपको याद रहे तो भी आपका काम बन सकता है, ठीक है। यहाँ से हम आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और इसके याद रखना सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, और सबसे ज्यादा संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश, प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप पर मिजोरम भी याद करना, क्योंकि वन लाइनर में पूछा गया कई बार कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। तो उसमें ऑप्शन क्या था, मिजोरम, क्या रहेगा, मिजोरम रहेगा। मिनिमम सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये एग्जाम अलग से यूपी स्पेशल में पूछा गया है कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम एसटी जो पाई जाती है 0.6%, लगभग हम इसको बोलते हैं 0.59%, कितना है 0.59% के साथ उत्तर प्रदेश में जो एसटी पाया जाते हैं सबसे कम पाया जाता है। प्रतिशत के हिसाब से देखा है उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या में जो एसटी की जनसंख्या है उसका प्रतिशत मात्र 6.6 है, कितना है 0.6 लगभग 0.59% है। तो ये एग्जाम में अलग से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से राज्य में एसटी की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम होती है, तो वो राज्य कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। अब भारत की कुछ जनजातियां हैं, ठीक है, इनको आपको पढ़ना है। जनजाति जनसंख्या के आधार पर, अच्छा तो जनजातियां जो होती है तो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो उत्तर का उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर मतलब क्या आपका पूरा हिमालय बेल्ट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का होता है। दूसरा पढ़ते हैं आपका मध्य भारत वाला, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, मध्य भारत। और तीसरा क्षेत्र जो होता है आपका दक्षिण भारत होता है। 3 क्षेत्रों में जनजातियों को हम बांट के पढ़ते हैं। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट, टोटल 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर है, उसको मतलब सिक्किम को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो मध्य भारत है उसमें आपका मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह को, राजस्थान को शामिल किया जाता है। आपका लास्ट में दक्षिण भारत आता है, ठीक है। मतलब इनको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और जनजाति समूह होते हैं जो आपके अंडमान में भी पाई जाती है, उनको इन तीनों के अलावा हम पढ़ते हैं जो अंडमान में पाई जाती है। उसका नाम जैसे सोमपेन है, जारवा है, ओंग है, ठीक है, और सेंटलीज है। ये जनजातियां जो होती हैं कहाँ पाई जाती है, अंडमान में पाई जाती है, ठीक है। अंडमान में कौन कौन सी है इसको आप नोट कर लो। अंडमान एंड निकोबार में जो होता है सोमपेन, जारवा, सेंटलीज, ठीक है। ये कुछ जनजातियां हैं जिनका संरक्षण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये जनजातियां जो होती है अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं। और ये तीनों कई बार एग्जाम में मैचिंग के लिए या डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखना, सोमपेन है, जारवा है, सेंटलीज है, या निकोबारी भी एक है। तो जो निकोबार में पाई जाती है इसको भी लिखो निकोबारी। निकोबारी तो आसान है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, निकोबारी तो निकोबारी आप याद कर सकते हैं, ठीक।
लेकिन सोम्पेन, जारवा और सेंटिलीज याद रखना, ये अंडमान निकोबार के, ठीक है। एक बार इसको भी फोकस करके थोड़ा पढ़ना कि शेड्यूल ट्राइब्स का एक क्वेश्चन मतलब में भी चांस रहता है कि पूछा जाता है, चाहे वो ऐसा दे सकते हैं कि कोई शेड्यूल मतलब कास्ट दे देंगे या सॉरी शेड्यूल ट्राइब दे देंगे और पूछ लेंगे कौन कौन से राज्य में पाई जाती हैं, या कोई भी दो देंगे और उनसे पूछेंगे मैच करने के लिए दिया जाता है, मतलब 2 या 4 देके उनको मैचिंग के लिए पूछा था। वन लाइनर में तो कभी पूछे जाते हैं शेड्यूल ट्राइब, जब भी पूछे जाते हैं तो आपको 4 देके उनको मैच कराने के लिए ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आसान होता है। अगर आपको 2 भी याद होता है 3 भी याद होता है तो आप लगभग मैच कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर वन लाइनर में जब पूछा था जैसे वनडे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेंगे कि लिम्बू जो जनजाति है वो कौन से राज्य में पाई जाती है, ठीक है। तो लिम्बू जो पाई जाती है वो सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। भोटिया वगैरह जैसे थारू है, गोंड है, संथाल है, ठीक है, ये जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। सोमपेन अगर डायरेक्ट पूछ लिया गया कि सोमपेन जनजाति जो है भारत के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो अंडमान निकोबार, ये वन लाइनर में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है याद करना, ठीक, मतलब अपने आप में टफ होता है। जब मैचिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं या स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपेक्षा के ज्यादा आसान होते हैं। अगर एक बार भी अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप वहाँ पे जरूर गेस कर लेते हैं, किंतु अगर वही वन लाइनर में होता है तो थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि उसका आपको एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। 25% का चांसेस होता है सही होने के, 4 ऑप्शन होते हैं, प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो कितना है 1/4, किंतु अगर स्टेटमेंट है या मैचिंग के हैं अगर आपको 2 भी आते हैं तो बचे 50%, तब भी आप कर लोगे, तब भी मतलब क्वेश्चन हो जाता है। अब जनजातियों की संख्या क्या, अच्छा जनजातियों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो आपका उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र का या हिमालय बेल्ट वाला पूरा और नॉर्थ ईस्ट का पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका मध्य भारत का होता है, और तीसरा क्या है दक्षिण भारत की जनजातियां होती है, ठीक है। दक्षिण भारत की जनजातियां आपके दक्षिण भारतीय राज्य आते हैं। मध्य भारत में आपका मध्य भारत का अंतर्गत जो आता है मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र, राजस्थान के काम पढ़ते हैं। जबकि आपके उत्तर और उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है, और उधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके अलावा उत्तराखंड वगैरह राज्यों का हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जनजाति जनसंख्या के आधार पर देखें, जनसंख्या के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति की पाई जाती है, बताओ। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो होती है वो भील की होती है, किसकी, भील की जनसंख्या जो होती है सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी होती है, गोंड की है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाए कि कौन सी जनजाति समूह सबसे ज्यादा पाई जाती है संख्या में, तो गोंड आते हैं। जबकि पूरे भारत में क्या है, भील, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। भील पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका गोंड आता है, और तीसरे नंबर पे कौन है, संथाली समूह। कौन सा समूह, संथाली। ये भील जनजाति जो समूह है इसकी जो उत्पत्ति हुई है एक बील नामक शब्द होता है, बील, उससे हुई है। बील शब्द से भील जनजाति समूह की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये भील जनजाति समूह जो होते हैं भारत के लगभग 13 राज्यों में पाए जाते हैं। कितने राज्यों में पाए जाते हैं, मुख्यतः ये 13 राज्यों में पाए जाते हैं। इसमें आपका राजस्थान होता है, मध्य प्रदेश होता है, उड़ीसा होता है, झारखंड होता है और महाराष्ट्र होता है, आदि क्षेत्रों में ये भील जनजातियां पाई जाती है। और ये द्रविड़ जनजातियां होती है, कैसी जनजातियां होती है, द्रविड़ जनजातियां होती है, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि दूसरा जो होती है गोंड, और इनकी भाषा जो होती है वो कौन सी होती है, भीली होती है। कौन सी होती है, भीली जो होती है, इनकी जनसंख्या सॉरी इनकी भाषा का नाम क्या है, भीली होती है, ठीक है। दूसरा आपका जो गोंड जनजाति है ये भी द्रविड़ जनजाति है, ये भी कैसी है, द्रविड़। ये दोनों भील और गोंड जो होते हैं कैसी जनजाति है, द्रविड़ जनजाति के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। द्रविड़ जनजातियां होती है। गोंड की जो भाषा होती है उसको बोलते हैं गोंडी बोलते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा होती है, गोंडी इनकी भाषा का नाम होता है, ठीक। और ये गोंड जनजाति जो होती है मुख्यतः आपके झारखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्यतः देखा है क्योंकि कोई भी जनजाति किसी एक ही राज्य में निवास नहीं करती है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो आपके झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एसटी कौन सी पाई जाती है, वो गोंड ही पाई जाती है, ठीक। तो भील जो होता है सबसे ज्यादा देखा है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तीसरा आपका संथाली है, तीसरे नंबर पे किसका आता है, संथाली का आता है। संथाली जनजाति जो पाई जाती है ये आपकी मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है। कौन से राज्य में पाई जाती है, मुख्यतः ये झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। झारखंड के अलावा भी कई राज्य हैं, ठीक है। आपका इसमें पश्चिम बंगाल भी आप लिख सकते हो, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार हो गया, उड़ीसा है, आदि क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसे आप गोंड का लिख सकते थे, गोंड में आप लिखेंगे झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
उड़ीसा इत्यादि। भील भी लगभग 13 राज्यों में पाई जाती है। कितने राज्यों में पाई जाती है? 13 राज्यों में पाई जाती है। भाषा का नाम भील ही है। और भील और गोंड जो होती है द्रविड़ जनजातियां होती है। कैसे जनजाति हैं? द्रविड़ जनजातियां हैं। जबकि संथाली जनजाति जो होती है प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड होती है। कैसे होती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड होती है आपकी संथाली जनजाति। ठीक है। इसके बाद जैसे मुंडा है, बोडो है, थारू और भी कुछ जनजाति है। बहुत सारे मुंडा मुंडा जनजाति जो होती है ये मुख्यतः झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में निवास करती है मुख्यतः। ठीक है। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। मुंडा जनजाति एक त्योहार मनाती है जिसको हम बोलते हैं सरहुल त्योहार। क्या होते हैं? सरहुल त्योहार जो होता है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति मनाती है, तो वो मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये मुख्यतः झारखंड की जनजाति होती है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि सरहुल त्योहार कौन से राज्य का त्योहार है, तो वो झारखंड राज्य का प्रमुख रूप से त्योहार झारखंड में ही मनाया जाता है सरहुल त्योहार। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा जैसे थारू जनजाति है। थारू जनजाति जो होती है ये आपके तराई क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? तराई क्षेत्रों में निवास करती है, जिसमें आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल होते हैं। ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में यानी महाराजगंज, कुशीनगर वाला जो पूरा बेल्ट है, पीलीभीत से लेकर वहां तक उत्तराखंड के जो सीमा साझा करता है उत्तराखंड से और नेपाल से, उस क्षेत्रों में जो है थारू जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। थारू जनजाति होती है मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? हिंदू रीति रिवाजों का ये पालन करती हैं। ठीक है, थारू जनजातियां जो होती है हिंदू रीति रिवाजों का ये पालन करती हैं और भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, कहाँ पे निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। थारू जनजाति जो होती है हिंदू रीति रिवाजों का पालन करती है और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती थी। कैसे मनाती है? दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो नहीं, इसके अलावा ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो वर्तमान में बदल गए, पहले क्या मनाते थे? दीपावली जो है थी उसको शोक पर्व के रूप में मनाते थे। ठीक है, आज के समय की स्थिति अलग है। दीपावली को जो है ये शोक पर्व के रूप में मनाती है थारू जनजाति। तो ये भी पूछ सकते हैं बताओ थारू जनजाति होती है मुस्लिम थी या हिंदू थी? हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करती थी, हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करती थी। ठीक, इसके अलावा जैसे आपका है फिर नागा है, मीणा है, टोडा। कुछ और है? नागा, मीणा और टोडा। नागा जनजाति जो होती है नागालैंड वाले क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? नागालैंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है नागा जनजाति है। ठीक, और ये मतलब इसको पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में भी इनका संकेतन देखने को मिलता है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे उसके बगल में आप देखेंगे मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इन क्षेत्रों में भी निवास करती है नागा जनजाति। ठीक, और एक त्योहार होता है जिसको बोलते हैं मिथन। कौन सा त्योहार है? मिथन करके त्योहार जो ये मनाती है। मुख्यतः एग्जाम में तो अभी नहीं पूछा गया, कभी शायद पूछ सकते हैं बट चांसेस कम है। मिथन त्योहार जो होती है नागा जनजातियों द्वारा मनाई जाती है और नागालैंड की प्रमुख जनजाति है। मीणा जनजाति के बारे में आपने अधिकांशतः पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब में मीणा जनजाति जो है सबसे ज्यादा इसका फायदा लेती है। एसटी रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा फायदा जो लेती है, मतलब ऐसा न्यूज में हमेशा रहता है बच्चों के दिमाग में कि मीणा जनजाति के अधिकांश लोग जो होते हैं सर्विस सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन है। एसटी के अंतर्गत उनको रिजर्वेशन दिया गया। मीणा जनजाति जो होती है मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। और सर्वाधिक संख्या जो होती है मीणा की वो राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में होती है। तो मीणा पूछा जाए कभी किस राज्य की जनजाति है? राजस्थान। और राजस्थान की सभी जनजातियों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? मीणा की ही संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक, लास्ट वाला टोडा है। टोडा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक, उसको याद रखना है। टोडा जनजाति जो होती है नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? नीलगिरी क्षेत्र। ये नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी आपको तमिलनाडु का क्षेत्र है, तमिलनाडु बेल्ट जो है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाला, उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। तो जनरली पूछा गया एग्जाम में कोई तमिलनाडु देख के ही पूछा जाता है कि जो टोडा जनजाति होती है कहाँ पे पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें आपका तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होगा और केरल राज्य शामिल होगा। जो टोडा जनजाति होती है ये बहुपति, यहाँ पे प्रथा चलती है, बहुपति विवाह की प्रथा चलती है टोडा जनजाति में। कौन सी प्रथा चलती है? बहुपति प्रथा टोडा जनजातियों में चलती है।
यहाँ पे बहुपति विवाह प्रथा चलता है और ये द्रविड़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी भाषा? द्रविड़ भाषा, जो कि टोडा भाषा भी बोलते हैं। भाषा जो है टोडा भाषा, टोडा भाषा जो होती है द्रविड़ भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? द्रविड़ भाषा के अंतर्गत ही आती है। टोडा भाषा यानी द्रविड़ भाषा के अंतर्गत ही आता है टोडा, और टोडा कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इसको याद रखना। टोडा भाषा जो है द्रविड़, टोडा जनजातियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और टोडा भाषा जो होती है एक तरह से द्रविड़ भाषा। दक्षिण भारतीय क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है वो कैसे किसके अंतर्गत आता है? द्रविड़ भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय वाला कौन सा क्षेत्र होता है? वो द्रविड़ भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कुछ जनजातियां थी जिसमें आपको अंडमान निकोबार का थोड़ा याद रखना। इसमें सोमपेन है, जारवा है, सेंटलीज है, निकोबारी। स्टार्टिंग के 3 जो है सोमपेन, जारवा और सेंटलीज इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, कौन से राज्य के? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के जो होते हैं अधिकांश एग्जाम में कई बार पूछे गए। और जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जो होती है भील की होती है, फिर गोंड की है, फिर संथाली है। इनका क्रम भी याद रखना है। सबसे ज्यादा कौन सा? भील है, फिर गोंड है, फिर संथाली है। जिसमें भील जो होता है आपके अधिकांश 13 राज्यों में पाई जाती है। इससे मध्य प्रदेश मुख्यतः होता है। कौन सा? मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जो है मुख्यतः है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जो है ये मुख्यतः राज्य इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इतना कर लेना आज का बस इतना ही।